दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि अब रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने में खुद जुटे लालू प्रसाद। नाराज पिता के बुलावे पर रांची गए तेज प्रताप। जी हम बात करें कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संकट मोचक रहे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों नाराज चल रहे हैं। बीते जून में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से अब तक उन्हें मनाने की कोशिशें नाकाम रही हैं। इस बीच जिस रामा सिंह से अदावत के कारण वे नाराज हैं, उन्होंने ही कहा है कि रघुवंश के आरजेडी से जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह को औकात बताई थी। अब डैमेज कंट्रोल के लिए खुद लालू ने पहल की है। तेज प्रताप के बयान से नाराज लालू ने बेटे को तत्काल रांची बुलाया है। नाराज रघुवंश प्रसाद सिंह के जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जेडीयू ने उनका पार्टी में स्वागत किया है। हालांकि आरजेडी ने इससे इनकार किया है तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने उन पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी को बड़ा आघात होगा। और वही अगली खबर बता दें कि महागठबंधन की सीट बंटवारा को लेकर कुशवाहा नाराज, मांझी के जाने पर जताई चिंता। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग का सर्वमान्य फार्मूला अब तक न बन पाने के कारण घटक दलों में बेचैनी है। माना जा रहा था कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर दिया है, मगर सीट शेयरिंग को लेकर बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री व रालोसपा प्रमुख ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसके बाद माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि बुधवार को पटना में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा की कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई। बैठक में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी होने से गठबंधन को नुकसान होगा। सीट बंटवारे को लेकर अब सभी घटक दलों को मिलकर स्पष्ट हो जाना चाहिए। सीट बंटवारा नहीं होने के कारण नेताओं और कार्यकर्ताओं में उलझन है। उन्होंने कहा कि रालोसपा विश्व पीने को भी तैयार है, मगर सीट बंटवारे पर मंथन हो जाना चाहिए। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि ड्रग्स कनेक्शन के बाद रिया पर कसा शिकंजा, नारकोटिक्स ब्यूरो ने दर्ज किया मामला। जी आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में चल रही जांच में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस दिया। रिया और अन्य के खिलाफ ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है और इस बात की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है और यह मामला रिया और अन्य के खिलाफ प्रतिबंधित ड्रग की कथित लेन देन की जांच के सिलसिले में दर्ज किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी अभिनेता की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें इसी दौरान ईडी ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों संबंधी उसके रिया चक्रवर्ती के कथित संपर्कों के बारे में सीबीआई तथा मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी को कुछ साक्ष्य साझा किए गए हैं। और हालांकि रिया के वकील ने इस तरह के आरोप पूरी तरह से खारिज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार यानी 25 अगस्त को कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी कुछ खास डेटा पर ध्यान दे रही है और यह प्रथम दृष्टया इनपुट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई तथा एनसीबी के साथ साझा किए गए हैं, लेकिन इन एजेंसियों के साथ साझा किए गए ब्यूरो की प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया है। और अब अगली खबर बता दें कि उद्धव ठाकरे का केंद्र पर हमला, कहा लड़ने वाले बाप का लड़ने वाला बेटा हूं। जी आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्धव ने केंद्र सरकार को सीधे तौर पर बड़ी चुनौती दी है। उद्धव ने कहा कि मैं लड़ने वाले बाप का लड़ने वाला बेटा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ये तय करना होगा कि डरना है कि लड़ना है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उद्धव को बधाई देते हुए कहा था कि आप बहुत
अच्छा लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसके बाद उद्धव ने ये बातें कही। उद्धव ने ये तमाम बातें सोनिया गांधी की अगुवाई में गैर एनडीए शासित मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही है। और सोनिया गांधी ने जीएसटी जी और एनईईटी परीक्षा टालने को लेकर गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उद्धव ठाकरे के लड़ने वाले बाप का लड़ने वाला बेटा हूं। हम लोग को यह तय करना पड़ेगा कि डरना है या लड़ना है। लड़ना है तो लड़ना है, सत्यमेव जयते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें मिलते रहना चाहिए। आपत्ति आए तो ही क्यों हम मिले, हम मिलते रहेंगे तो आपत्ति आएगी ही नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हम करे तो पाप और वह करे तो पुण्य। सीएम ने कहा मिलते तो रहना ही चाहिए, जो करना है साथ मिलकर करे, कोई हमें दबा नहीं सकता। फिर ममता बनर्जी ने कहा कि ये तो सही है कि हम लोगों को मिलते रहना चाहिए, ये लोग हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से योजनाओं के नाम केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है और जो अभी के हालात हैं वे बहुत खराब हैं। विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। और वे अपने भाषण के अंत में ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया जी आपने कोऑर्डिनेट किया है, इस मीटिंग को आगे भी करिए। सोनिया गांधी ने कहा कि ममता जी आप क्यों नहीं कोऑर्डिनेट करती हैं। ममता बनर्जी का जवाब था कि नहीं, आप सीनियर लीडर हैं। गांधी ने कहा नहीं, आप करिए। ममता बनर्जी ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और वही अगली खबर बता दें कि उमा भारती ने की सोनिया गांधी की तारीफ। पूर्व मंत्री बोले कि अब उन्हें मुंडन करा लेना चाहिए। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले राजनीतिक गहमा गर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस हो या बीजेपी, हर कोई एक दूसरे को घेरने और जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने में लगा है। इसी कड़ी में एक तरफ बीजेपी की फायर ब्रांड नेता एवं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सोनिया गांधी की तारीफ में कसीदे कर दिए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री ने उमा भारती को ही निशाने पे ले लिया। सज्जन सिंह वर्मा ने उमा भारती को गंगा सफाई का वचन याद दिलाया और मुंडन करा लेने की बात कह डाली। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, वह एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी एवं अच्छी माँ रही हैं। मैंने अपने लिए भी उनमें ममत्व का भाव देखा है, मगर इन कारणों से वे भारत की नेता तो नहीं बन सकती हैं। मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, वह एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी एवं अच्छी माँ रही हैं। मैंने अपने लिए भी उनमें ममत्व का भाव देखा है, मगर इन कारणों से वे भारत की नेता तो नहीं बन सकती हैं। उमा भारती के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उमा भारती पर तंज कसते हुए कहा कि उमा भारती पलायन करने वाली नेता हैं। उन्होंने गंगा की सफाई को लेकर वचन दिया था, अपना वचन पूरा नहीं कर पाई, उन्हें मुंडन करा लेना चाहिए। और वहीं कांग्रेस के पोल खोल अभियान की अनुमति निरस्त होने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि हम लोग ग्वालियर जा रहे हैं, जिसमें दम हो रोक कर दिखाए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागपुर दौरे के दौरान संघ मुख्यालय जाने पर सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि बेहतर होता तो वो पहले रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाते। सिंधिया जी अब श्रीमंत नहीं रहे हैं, अभी तो वो अमित शाह के यहाँ चक्कर लगाएंगे, मोदी के यहाँ चक्कर लगाएंगे। वहीं ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सिंधिया की बयानबाजी को लेकर कहा कि उन्हें झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने के बाद ही बीजेपी में शामिल किया गया है। और वही अगली खबर बता दें कि एक दिन की पैरवी के लिए 15 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं कपिल सिब्बल। अब मुफ्त में लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के मुकदमे। जी हम बात करें कि कांग्रेस नेतृत्व को हाल ही में चिट्ठी लिखकर परिवर्तन का सुझाव देने वाले 23 नेताओं में शामिल रहे कपिल सिब्बल देश के नामी वकीलों में से एक है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के साथ ही अधिवक्ता के तौर पर भी वे पार्टी की खासी मदद करते रहे। यहाँ तक कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से जुड़े मसलों की पैरवी के लिए वे कोई चार्ज नहीं लेते, जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक दिन की सुनवाई का वे 8 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के एक अन्य सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी भी एक दिन की पैरवी का 6 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, जबकि मशहूर वकील हरीश साल्वे की फीस तो 15 लाख रुपए तक है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान कपिल सिब्बल ने कोई केस नहीं लड़ा था, लेकिन 2014 के चुनाव में दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से हारने के बाद उन्होंने फिर से वकालत के पेशे में वापसी की थी। उन्होंने इस बार काउंसलिंग से अपना लाइसेंस रिन्यू कराया था और वापस अपने वकालत के पेशे में लौट आए थे। उनके अलावा पी चिदंबरम और वीरप्पा मोइली जैसे दिग्गज वकीलों ने भी केंद्रीय मंत्री के दायित्व से हटते ही वकालत का पेशा अपना लिया था।
और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि गहरे कोमा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आर्मी अस्पताल ने बताया वेंटिलेटर सपोर्ट जारी, हालात गंभीर। जी आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी गहरे कोमा में चले गए हैं। वे लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। आर्मी रिचर्ड एंड रेफलर हॉस्पिटल ने बुधवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा कि वे पिछले 16 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और ब्रेन सर्जरी के बाद गंभीर स्थिति में हैं। अस्पताल के अधिकारी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी के फेफड़े में संक्रमण हो गया है, जिसका इलाज जारी है और वहीं उनके गुर्दे की स्थिति कल से ठीक नहीं है। बता दें कि पिछले हफ्ते मुखर्जी के फेफड़ों में संक्रमण के बाद उनकी सेहत ज्यादा खराब हो गई थी। विशेषज्ञों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं कि है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना मामले 32 लाख के पार और इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मरीजों की मौत। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 32 लाख के पार हो गया है। अब तक के 32,34,475 लोग इस कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 67,151 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और एक दिन में 1,059 संक्रमितों की मौत भी हुई है। देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। इसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है जहां 22.7 हजार मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है, लेकिन हर दिन कोरोना के नए केस सबसे ज्यादा यहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें, सब्जियों के राजा आलू के दाम ने तोड़े रिकॉर्ड, एक महीने में डबल हुई कीमत। जी आपको बता दें कि मानसून और कोरोना की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब सब्जियों का राजा आलू भी महंगा होने लगा है। आलू के बढ़ते दामों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। देश के कई शहरों में आलू अब 40 रुपए किलो पार पहुंच गया है। व्यापारियों के मुताबिक जब तक नया आलू बाजार में नहीं आता तब तक कीमतें कम नहीं होंगी। कई शहरों में आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है। मुंबई में आलू के दाम 42 से 45 किलो बिक रहा है। एक महीने में आलू के दाम दोगुने हुए हैं क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से ही आ रहा है ये आलू। और वही अगली खबर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की केंद्र पर सख्त टिप्पणी, कहा आपके लॉकडाउन लगाने से ही बड़ा आर्थिक संकट, कर्ज पर ब्याज में छूट पर रुख स्पष्ट करें। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोन मोरेटोरियम अवधि में कर्ज पर ब्याज में छूट की मांग के मामले में केंद्र से जवाब मांगते हुए अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मामले में 1 सितंबर तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है और साथ ही केंद्र पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप रिजर्व बैंक के पीछे नहीं छुप सकते। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने पूरे देश को बंद कर दिया था। आप 2 चीजों पर अपना स्टैंड क्लियर करें, आपदा प्रबंधन कानून पर और क्या EMI पर ब्याज लगेगा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके पास पर्याप्त शक्तियां थी और वह RBI के पीछे छिप रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया। मेहता ने कहा कि हम RBI के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में कोरोना वैक्सीन खरीदने की होड़, 2 अरब से ज्यादा डोज की बुकिंग। जी हम बात करें कि रूस के विवादास्पद टीके को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में अभी तक कोरोना का कोई टीका बाजार में नहीं आया है, लेकिन धनी देशों में टीके को खरीदने की होड़ लग चुकी है। अनुमान है कि 2021 के अंत तक दुनिया में टीकों की 4 अरब डोज तैयार हो सकती है, लेकिन इनमें से 2 अरब से ज्यादा डोज पहले ही धनी देश अपनी जनता के लिए खरीद चुके हैं। कम एवं मध्य आय वाले देश इस दौड़ में पिछड़ गए हैं। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 प्रमुख टीकों में से 6 टीकों पर धनी देश पहले ही काबिज हो चुके हैं। उन्होंने 6 टीकों में 2 अरब डोज की बुकिंग कर ली है। वे टीका बनाने वाली कंपनियों के साथ करार कर चुके हैं, उन्हें भुगतान भी कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्राजेनिका के टीके के सबसे पहले आने की संभावना है। कंपनी अगले साल के अंत तक 2.94 अरब खुराक तैयार करेगी, जिसमें यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान तथा 92 लघु एवं मध्यम आय देशों ने 2.4 अरब डोज बुक कराई है। सबसे बड़ी हिस्सेदारी विकसित देशों की है।
और वही अगली खबर बता दें कि इस पाकिस्तानी क्रिकेटर को धोनी की तारीफ करना पड़ा भारी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाई लताड़। जी आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास का ऐलान किया था। अचानक धोनी के संन्यास लेने के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। धोनी के संन्यास लेने के बाद विदेशी खिलाड़ियों ने भी अपने अपने विचार रखे और बधाइयां भी दी। इस मामले में कई पाकिस्तानी प्लेयर्स भी शामिल रहे, लेकिन इस बीच पूर्व फिरकी गेंदबाज सकलैन मुश्ताक को धोनी की तारीफ करना भारी पड़ गया। दरअसल सकलैन मुश्ताक ने धोनी के रिटायरमेंट के मौके पर उनकी तारीफ करते हुए बीसीसीआई की आलोचना की थी। खबरों के अनुसार जिसको लेकर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सकलैन मुश्ताक को फटकार लगाई है। सूत्रों के तहत ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कतई रास नहीं आया कि सकलैन मुश्ताक ने एमएस धोनी की तारीफ की। और वही अगली खबर बता दें कि ड्रग्स डीलर के संपर्क में थी रिया चक्रवर्ती। महिला ने कहा चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो। जी आपको बता दें कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस में मंगलवार को सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसके बाद सुशांत के कथित आत्महत्या मामले ने एक नया ही मोड़ ले लिया है, क्योंकि इस केस की जांच कर रही सीबीआई के सामने अब एक नया एंगल आ गया है। आपको बता दें इस केस में पहले से जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यह खुलासा किया है कि आरोपी रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स माफिया से भी कनेक्शन है। ईडी ने सीबीआई को रिया चक्रवर्ती का जो व्हाट्सएप चैट सौंपा है उसमें हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिट्वीट चैट्स हैं जिन्हें रिया ने बात करने के बाद डिलीट कर दिया था, जिसमें सुशांत को ड्रग्स देने का जिक्र था। इन चैट्स में रिया ने गौरव आर्या, मिरांडा सुशी, जया साहा से बातचीत कर रही हैं। आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिया चक्रवर्ती की पहली व्हाट्सएप चैट में लिखा है, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा। गौरव वही व्यक्ति है जिसे आरोपी ड्रग डीलर बताया जा रहा है। इसके बाद रिया ने गौरव से पूछा, तुम्हारे पास एमडी है? बता दें एमडी ड्रग्स का एक प्रकार है जो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एक चैट रिया और जया साहा के बीच की है, जिसके बाद ईडी ने जया साहा को समन भेजा है। इसमें जया कहती हैं, मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। इसके बाद रिया उन्हें धन्यवाद देती हैं। इसके बाद जया रिया से कहती है, चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट तक इंतजार करो। माना जा रहा है कि जिस 4 ड्रॉप्स की बात है वो ड्रग्स है और उसका संबोधन सुशांत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जया शाह को ईडी ने समन भेजा है और जल्द ही उससे इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है जो ड्रग्स के आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो क्या वो सही है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि कोरोना संकट में पीएमसी बैंक खाता धारकों पर दोहरी मार, इलाज के लिए दान तक लेने को मजबूर। जी आपको बता दें कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक के खाता धारक कोरोना संकट में दोहरी मार से जूझ रहे हैं। एक तरफ महामारी है तो दूसरी तरफ पैसा होने के बावजूद बैंक से नहीं निकाल सकते हैं। बैंक में घोटाले की बात सामने आने के बाद 1 साल से पैसा निकालने पर कई तरह की पाबंदियां हैं। ऐसे में पीएमसी के 9 लाख से अधिक जमाकर्ता मुश्किल में है। कई लोगों को लोन, दान तक का सहारा गुजर बसर के लिए करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल फरवरी में 82 साल किशन लाल ने वित्त मंत्री से ट्वीट कर कहा था कि वह अपनी किडनी और आंखें दान करने के लिए तैयार हैं अगर कोई उनकी बेटी के इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करने में मदद करे। उनकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर था। किशन लाल के पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा थे। जब तक उनको बेटी की बीमारी का पता चला तब तक बैंक से पैसे निकालने की लिमिट 50,000 रुपए की दी गई थी। ऐसे में उन्होंने न सिर्फ उधार पैसे मांगे बल्कि चैरिटी तक का सहारा लिया। लाल का कहना है कि बेटी के इलाज के लिए मुझे हाथ फैलाने पड़े जबकि मेरे पास पैसा था। अगर ये पाबंदी ना होती तो मुझे इस तरह से शर्मिंदा ना होना पड़ता। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और वहीं अगली खबर बता दें कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा ध्यान भटकाने से नहीं, गरीबों को पैसा देने से पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था। जी आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। राहुल गांधी ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एक ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ध्यान भटकाने से नहीं बल्कि खर्च बढ़ाने और गरीबों के हाथों में पैसे देने से अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह ट्वीट किया, जिस बारे में मैं महीनों से आगाह कर रहा था उसकी पुष्टि आरबीआई ने की है। सरकार को अब ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, कर्ज देने की जरूरत नहीं है। गरीब को पैसा दीजिए, उद्योगपतियों के कर में कटौती नहीं, खपत से अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाइए। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया के जरिए भटकाने से गरीबों की मदद नहीं होगी और न ही आर्थिक त्रासदी गायब होगी। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। देश के 8 राज्यों में भारी बारिश की आशंका, आईएमडी ने 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। जी आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए देश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि अगले 5 दिन देश के कई राज्यों में भारी से भारी बारिश होने की आशंका है। ऐसा बंगाल खाड़ी में कम दबाव बनने के कारण हुआ है, जो कि आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान जमकर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ इलाकों में भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बंगाल, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, बिहार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई क्षेत्रों को बारिश हो सकती है। आईएमडी ने छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त को रेड अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।